गुड इवनिंग टू ऑल। चलिए स्टार्ट करें अपन। ठीक है, एक्चुअली मेरा बैक टू बैक क्लास रहता है, इसलिए थोड़ा 2-4 मिनट जो है इधर उधर हो जाता है। ठीक है, जस्ट 4 बजे तक क्लास ही रहता है। ठीक है, तो 1-2 मिनट और क्लास एक्सटेंड हो जाता है। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सेट्स कंप्लीट किया था। ठीक है, एंड आई होप यू ऑल हैव डन एनसीईआरटी। यू माइट बी हैविंग सम डाउट्स। How many have done NCERT? Good evening, good evening, good evening to all. सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, जितने लोगों ने NCERT कंप्लीट किया है नहीं करके रिस्पॉन्ड कीजिए फटाफट। नेहा, कल्पना, अन्वयी, संकेत, पवन, अथर्व, आदेश, रितेश, साहिल। So you all are able to do the questions? Questions हो रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है? क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? यस और नो में रिप्लाई करिए। क्वेश्चंस हो रहे हैं? थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो देखिए क्या है कि अब साथ में देखो, पहला स्टेज क्या करना है आपको, ध्यान से सुनिए। पहला स्टेज आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। ठीक है ना, उसके बाद फिर आरडी शर्मा का शॉर्ट एग्जांपल्स कर लीजिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, पहले क्या है एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, फिर आरडी शर्मा के शॉर्ट एग्जांपल्स कर लीजिए। इतना आप कर लेते हैं और प्लस आपके जो टेस्ट वगैरह में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको करते रहिए। दैट इज सफिशिएंट। इतना कर लेते हैं, काफी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि अभी रिलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपके जो डाउट्स हैं। सर आरडी का भी हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, आरडी का भी हो जाएगा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले एक बार एनसीईआरटी जरूर कर लें, और बेसिक्स आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है एनसीईआरटी करने के बाद, और उसके बाद फिर आरडी ट्राई करें। ठीक है, आरडी भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए ओके। तो आज हम लोग रिलेशन स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आपकी जो टेस्ट, आपका जो भी अपकमिंग जो संडे है, संडे को जो टेस्ट रहेगा, ठीक है, इस संडे को टेस्ट में आपका सेट्स तो आएगा ही आएगा, और रिलेशन एंड फंक्शन में मैं जितना पढ़ाऊंगा आपको वो आएगा। ठीक है, तो संडे को टेस्ट दीजिए आप लोग अच्छे से पढ़ के। ठीक है, बिना किसी डिले के स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं भी मोबाइल से ज्वाइन हो जाता हूँ फटाफट। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यही वाला सेम चैप्टर आपका 12th में भी आएगा। ठीक है, आप अभी जो रिलेशन पढ़ रहे हो वो रिलेशन आपका 12th में भी आएगा, लेकिन उसमें थोड़े दूसरे टाइप से रिलेशंस की बात करनी है। ठीक है, देखो ये क्या, कौन सा चित्र बना रहे हैं आप? हाँ, ठीक है, चलिए जी, आप अपना क्वेश्चंस वगैरह मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको एनसीईआरटी में डाउट्स हैं उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, और अगर आज डिस्कस नहीं हो पाया तो कल डिस्कस जरूर कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज हो जाए, नहीं तो कल पक्का डिस्कस कर लेंगे आपके डाउट्स को। ठीक है, मोस्टली आपको ज्यादा डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ऑनेस्टली होमवर्क वगैरह सब कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मैं इस स्थिति में मान रहा हूँ, और आप लोग जो है इस भरोसे को कायम रखें कि आप लोग जो है बराबर होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग काफी रेगुलर हैं। ठीक है, ये मुझे भी पता है,
बट जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज रेगुलर हो जाइए, ठीक है, बिकॉज आपको 11th स्टैंडर्ड में अलग से बैठ के पढ़ने का जो है कि एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर पूरा रिवाइज करेंगे, वैसा आपको कभी समय आने वाला नहीं है, खास करके 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। बिकॉज आपको चीजें बहुत पढ़नी है और टाइम क्या है, लिमिटेड है, तो जो टाइम आपको मिला है उसमें अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, उसको सही से यूटिलाइज करें, ठीक है। तो अपना सेट्स कंप्लीट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे रिलेशन की और बाद में बात करेंगे फंक्शन की, ठीक है। इज इट क्लियर? इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है ना, थोड़ा कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, खास करके रिलेशन में तो आपको उतना मिले ना मिले, फंक्शंस तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें डोमेन रेंज वगैरह इन सब से रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप आराम से चीजों को समझ सकते हो, आराम से चीजों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। हाँ जी, देखिए रिलेशन सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो हमने सेट्स पढ़ा है अभी, ये जो चैप्टर जो डिजाइन होता है ना वो इसलिए डिजाइन होता है कि आपका जो है प्रॉपर तरीके से आप सीक्वेंस में पढ़ सके। देखिए हमने पहले सेट्स पढ़ा, सेट्स में हमने सारी की सारी चीजें देखी कि यार यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, वेन डायग्राम से उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्योरम्स कौन कौन से होते हैं, यूनियन भी है इंटरसेक्शन भी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाएंगे, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ठीक है ना, ये सब सारी की सारी चीजें हमने देखी। अब हम बात करें रिलेशन की, इसकी बात करें रिलेशन की, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल है कि सर ये रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बेसिकली क्या है, दो सेट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, मान लेते हैं सेट ए है आपके पास, ये मानते तो 1 2 3 4, ये सेट ए है, एंड लेट्स से सेट बी इज, आपके पास जो सेट बी है ये मान लेते पास ए बी सी, ठीक है, ये रिलेशन है, सॉरी ये दो सेट्स हैं। अब इन दो सेट्स के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है ना, इन दो सेट के बीच में कैसा रिलेशन है, that is given by, relation is given by relation between set A and set B, सेट A और सेट B के बीच में रिलेशन बिटवीन सेट A एंड सेट B is given by रिलेशन बिटवीन सेट A, एक बार, हाँ यार मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, एक बार ये बता दीजिए मुझे, कोई समस्या तो नहीं है, एक बार क्लियर करके लिखिए, सब चीज ओके है, ओके चलिए जी, ठीक है चलिए आइए, रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड सेट बी इज गिवन बाय, ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये क्या है वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, तो आपको टॉपिक समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है ना, और रिलेशन से ही फिर फंक्शन समझ में आएगा, बिकॉज रिलेशन और फंक्शन को रिलेटेड है, और रिलेशन को समझने के लिए चाहिए था सेट्स, तो सेट्स तो हमने पढ़ लिया है, मतलब हमें सारी की सारी चीजें हमें समझ में आने वाली है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि भाई रिलेशन बेसिकली क्या है कि जैसे कोई भी आपके पास दो वेरिएबल है ना, आपको थोड़ा सा एग्जांपल ऐसे करता हूँ मैं, मान लेते हैं ये पढ़ा है कि भाई कुछ भी ले लो यार, प्रेशर कुछ भी ले लो, मान लेते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए ले लिया, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ले लिया, कुछ भी ले लिया, या फिर ले लिया भैया प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया, फॉर एग्जांपल ये डेटा ले लिया मैंने, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाई एरिया ले लिया, ठीक है, कोई भी एक रिलेशन उठा लो, समझो ये रिलेशन उठा लेता हूँ मैं, तो इस प्रेशर और एरिया का क्या रिलेशन है, ठीक है ना, मान लीजिए एक सेट में मैं प्रेशर लिखता हूँ और एक सेट में मैं एरिया लिखता हूँ, तो बेसिकली दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसे पता चलेगा, डेटास के थ्रू पता चलेगा, उनके ग्राफ्स के थ्रू पता चलेगा, ठीक है ना, तो यही जो उनके ग्राफ्स या डेटा से डेटा आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
उनके बीच में क्या रिलेशन, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मेट होना चाहिए उनके रिलेशंस को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे प्रेशर और एरिया में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है। प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कमेगा, एरिया कमेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है इनवर्स रिलेशन है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर मैं मास को कांस्टेंट मान लूँ तो जो फोर्स होगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन देगा, तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब मैं उसको डेटा में रिप्रेजेंट करूंगा तो कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा इनके बीच में रिलेशन को शो करने के लिए, ठीक है ना। एक सेट ऑफ वैल्यूज चाहिए होगा, ठीक है ना, ताकि हम डेटा को दिखा सकें, ठीक है। ये जो रिलेशंस है ना, ये सब कहाँ चीजें यूज होती हैं, ये रिलेशन आपका बहुत जगह यूज हो सकता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो जाता है, ठीक है ना, कि कल का मौसम और आज का मौसम, इनको दो डेटा को देख के आप पिछले 10 साल का मौसम, पिछले 20 साल का जो मौसम, उनका जो डेटा देखते हैं, उनके डेटा के थ्रू जो ग्राफ बनता है, वो एक रिलेशन निकल के आता है ना। मान लेते हैं कि लास्ट 10 ईयर का जो ग्राफ है कुछ ऐसा चल रहा है, मान लेते हैं इस दिन ऐसा कुछ तो ग्राफ है भाई, इस दिन जो है मान लेते हैं ये जो ग्राफ है कि रेनफॉल का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से। तो एक ऑन एन एवरेज हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये जो रिलेशन, ये जो ग्राफ जो बनेगा, एक ऐसे ग्राफ बनेगा, इन दोनों डेटा के बीच में रिलेशन से ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत जगह यूज होता है ये रिलेशन, ठीक है। हमें बेसिकली उतना नहीं पता होता है कि भाई कैसे यूज हो रहा है, बट बहुत सारी चीजों में रिलेशन जो है यूज होता है। खास करके आप ये जो पूरा का पूरा जो शेयर मार्केट है, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द रिलेशन, ठीक है ना। ये जो आप उसमें देखते होंगे कितने लोगों ने कभी ओपन किया है शेयर मार्केट का, जो कुछ ऐसा ऐसे ऐसे कर्व आते रहता है, थोड़ा रिप्लाई करें, कुछ ऐसा ऐसा कर्व आते रहता है, ऐसा जाएगा फिर थोड़ा सा ऐसे हाइक हो जाता है फिर बीच में, तो बोलते हैं मार्केट जो है लो चला गया, मार्केट आज बहुत अच्छा गया। तो ये सब अच्छा गया खराब गया, ये सब एनालिसिस कब होता है, ये सब एनालिसिस होता है कि जब आपका शेयर मार्केट जब क्लोज हो जाता है, ठीक है ना, जब एंड ऑफ द डे के बाद क्लोज हो जाता है, तो जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो बैठ के एनालाइज करते हैं कि यार आज कौन से शेयर की जो वैल्यू है ना, आप कोई भी अलग अलग शेयर्स होते हैं, उस शेयर की वैल्यू में किस तरीके से एप्रिसिएशन हुआ है, किस तरीके से डिप्रिसिएशन हुआ है, उनके ग्राफ को स्टडी करने के लिए यार ये रिलेशंस बहुत ही काम करता है। अरे ये क्या हो गया इसको, उसमें क्या है, रिलेशन जो है आपका बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ये अचानक से क्या हो गया, ठीक है, इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही सभी को। ठीक है, चलो यार काफी इतना आपको बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। मैं थोड़ा एक्चुअली चाह रहा था कि आपको रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर तो पूछेगा नहीं रिलेशन क्या होता है, बट हाँ ये चीज हमें एक आइडिया मिल गया कि रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो चलिए ये लिखते हैं कि भाई एक मान लेते हैं सेट ए है और एक सेट बी है। तो सेट ए के पास मान लेते डेटा अपने पास 1 2 3 4, और जो सेट बी है उसके पास जो डेटा है ये है ए बी सी डी। तो आप मुझे बता सकते हो कि सेट ए और सेट बी में क्या रिलेशन है। सिंपल सा, बहुत तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं और इन रिलेशंस को दिखाते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर से, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते हैं। इन रिलेशंस को कैसे दिखाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर से दिखाते हैं। कैसा होगा भैया ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं कि भैया इनके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो 1 कॉमा ए का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 कॉमा बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 कॉमा सी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 1 कॉमा डी का कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसा कि हम लोग 10th स्टैंडर्ड में डाइस के क्वेश्चंस में करते थे, ऐसे ही 2 कॉमा ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे ही कहाँ तक बन जाएगा 2 कॉमा डी का कॉम्बिनेशन बनेगा। दिस ऑल आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर, इनको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ऐसे ही 3 कॉमा ए का कॉम्बिनेशन से लेकर के कहाँ तक बनेगा जी, 3 कॉमा डी के कॉम्बिनेशन तक बनेगा। ऐसे ही 4 कॉमा ए के कॉम्बिनेशन से लेकर के कहाँ तक कॉम्बिनेशन बनेगा, 4 कॉमा डी तक का कॉम्बिनेशन बनेगा। और ये जो बन रहे हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और इनको कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। वी कैन डिनोट दिस ऑर्डर्ड पेयर बाय ए क्रॉस बी। ये बात समझ में आ रही है सभी को। टोटल 16 आएंगे, हाँ जी। अगर मैं बात करूं एन ए क्रॉस बी का, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, एन ए क्रॉस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी।
तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये आपको बुक में देखने को मिलेगा इस तरीके से कि एन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ए में जितने एलिमेंट है और बी में जितने एलिमेंट है, तो कितना है इसमें 4, इसमें 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4 दैट विल बी 16। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर कोई बोले कि ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी बेसिकली ये बताता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर, इनके बीच में कोई ना कोई, इनके बीच में जो रिलेशन होगा ये इस तरीके से होगा। ये मैंने थोड़ा आपको डेटा वाइज दिखाया, मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली दिखाता हूँ। हम इस रिलेशन को 3 तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें ये पहला चीज है। तो मैं आपको 2 और आगे बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? पहले मुझे बता दीजिए, अप टू दिस एवरीथिंग इज क्लियर? थोड़ा बताइए फटाफट, क्लियर करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो कुछ बात ऐसी बताई नहीं कि नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अभी इसी चीज को हम समझो ऐसे समझना चाहें, बिकॉज दोनों तरह, सभी तरीके की अंडरस्टैंडिंग जो है आपको होना चाहिए। समझो इसी चीज को मैं ऐसे समझना चाहूँ कि ए है और ये बी है, ये आपको अभी आपको फंक्शन में काम आने वाला है, ठीक है ना। अभी साथ साथ में मैं आपको फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि फंक्शन को डिटेल में फंक्शंस के टाइम में पढ़ेंगे, बट अभी साइमल्टेनियसली जब मैं करा रहा हूँ तो आपको फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा फंक्शन हो सकता है, कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता है, ताकि जब आप फंक्शन पढ़ोगे डिटेल में तो वो चीज आपका डाउट ना रहे। मान लेते ए में आपके पास 1 2 3 4, बी में है समझो ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो वन का रिलेशन ए से हो सकता है, 1 का रिलेशन बी से हो सकता है, और 1 का रिलेशन सी से हो सकता है। इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ऐसे ही 2 का रिलेशन ए से हो सकता है, ऐसे ही 2 का रिलेशन बी से हो सकता है, ऐसे ही 2 का रिलेशन सी से हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही चलो 2 ही एलिमेंट्स दिखाते हैं ताकि समझ, डायग्राम थोड़ा सही रहे। इस तरीके से तो हम इसको जो दिखाते हैं इसको बोलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो वेन डायग्राम वाला रिलेशन। कौन सा डायग्राम? वेन डायग्राम, ठीक है ना, या फिर लाइन डायग्राम, जो भी बोल सकते हो। सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इस तरीके से हम दिखाते हैं। अगर आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये मान लेते हैं सेट ए है और ये मान लेते हैं सेट बी है, और आपके सामने समझो ये लिख दिया 1 2 5 लिख दिया, और यहाँ पे ए और ई लिख दिया, और आपको ये ऐसे किया हुआ है, इस तरीके से ऐसे किया हुआ है, तो आप बता, इसके ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हो? ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हो क्या आप मुझे? कैन यू टेल मी द ऑर्डर्ड पेयर? कैन यू टेल मी द ऑर्डर पेयर? एरो डायग्राम, हाँ जी, इसको एरो डायग्राम बोलते हैं, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। कैन यू टेल मी द ऑर्डर्ड पेयर? देखो 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 का रिलेशन ये सी है, सी मान लीजिए, 1 का रिलेशन सी के साथ है, ठीक है ना। और 1 का रिलेशन और किसी के साथ है नहीं जी, 2 का रिलेशन ए के साथ है, ठीक है, और ठीक है, और 5 का रिलेशन ए के साथ है। इस तरीके से इसके ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1 3 2 एंड 5 ये इसके क्या बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात सभी को समझ में आ रही है कि भाई रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अभी ध्यान से सुनिए, ठीक है। अभी टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि जो बेसिकली ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी है, ठीक है। इस ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? एन ए इंटू एन बी बनेगा, मतलब ए क्रॉस बी एक ऑर्डर्ड पेयर को बताएगा, और इसमें बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर में से, ध्यान समझिए मैं क्या बता रहा हूँ, उस ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को शो करेंगे। जैसे मैं बताऊं, मैंने लिखूं कि मान लेते हमारे पास सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। तो मैं ये लिखता हूं कि सेट ए इज द मल्टीपल ऑफ सेट ए और सेट बी में, छोड़ो हटाओ सिंपल रिलेशन, सेट ए और सेट बी में कैसा रिलेशन है? मान लेते हैं कि
ऐसे मानो ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं पांडव के जो चारों भाई थे उनके नाम बताओ भाई, जल्दी से बताओ मेरे को। ये तो छोड़ो यार, सिंपल है। अगर मान लेते हैं सेट ए लिखता हूँ और सेट बी लिखता हूँ, ठीक है ना। सेट ए में लिखा मैंने 1 2 3 4 और सेट बी में मैंने लिखा कि 5, ठीक है, 10 13 25 31, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि सेट ए और सेट बी में कैसा रिलेशन है कि जो सेट ए का जो एलिमेंट है, जो सेट ए का जो एलिमेंट है, ठीक है ना, नहीं, जो सेट बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट्स का 5 गुना है। सेट ए का एलिमेंट्स का 5 गुना है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ ए है। जो सेट बी में जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट्स का 5 गुना है। तो बताइए कौन कौन से हमारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। जो सेट बी में जो एलिमेंट है सेट ए के एलिमेंट्स का 5 गुना है। तो एक तो ये आज 5 आ जाएगा, ठीक है, एक तो 10 आ जाएगा, और कोई आएगा जल्दी से मुझे बताइए। थोड़ा सा हम और भी क्वेश्चंस करेंगे बट थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एक क्या आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि सेट बी में जो एलिमेंट है सेट ए का एलिमेंट्स का कितना गुना है, 5 गुना है। तो सेट बी में जो, यहाँ पे मैं सेट ए लिखूंगा और मैं यहाँ पे सेट बी लिखूंगा। तो अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की भी बात करूँ, ए क्रॉस बी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और मैं बी में लिख रहा हूँ 5 10 13 25 और 31, तो सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा, 1,5 वाला रिलेशन होगा एंड 2,10 वाला रिलेशन होगा। 1,5 वाला रिलेशन होगा और 2,10 वाला रिलेशन होगा, ठीक है। एंड लेकिन ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर तो बनेंगे भैया 1,5, दिस इज 1,10, दिस इज 1,13, दिस इज 1,25, ठीक है, 1,31, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ऐसे ही 2 के साथ बनेगा भैया 2,5 से लेकर के सेम ऑर्डर पेयर बनेगा 2,31 तक, ठीक है ना। ऐसे ही बनेगा आपके पास 3 के साथ, ऐसे ही बनेगा 4 के साथ, 4,5 से लेकर के कहाँ तक बनेगा रिलेशन 4,31 तक। तो आप देख रहे हो कि जो सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सोच समझिए। ये जितने भी सारे के सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को शो नहीं कर रहे, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को शो नहीं कर रहे हैं। तो क्या रिलेशन को कौन शो कर रहा है, रिलेशन को एक कोई पर्टिकुलर ऑर्डर पेयर शो कर रहा है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो रिलेशन होता है ये सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। इट कैन बी, या तो सारे एलिमेंट हो जाए या फिर इस तरीके से, it can be subset of A cross B. Can you say like this? Relation between, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R A B, relation between, या फिर ऐसे लिखो A R B, A R B, R मतलब रिलेशन शो कर रहा है A और B के बीच में, is the subset of A cross B। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जल्दी से मुझे बताइए, मेरा समझाने का ये पर्पस है। नो सर, yes or no? Can you say that कि जो ये रिलेशन होगा इट्स अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सर्टेनली ना, रिलेशन में क्या क्या आ रहा है आपके पास, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर तो ये सारे हैं, ए क्रॉस बी तो पूरा है, और आपके पास रिलेशन आर रिलेशन में क्या क्या आएगा, आपके पास आर रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट आएंगे, 1,5 का और क्या आएगा भैया 2,10 का। तो आप देखो 1,5 2,10 तो इसमें भी है ना 1,5 और यहाँ पे 2,10 आएगा। you can always say that कि relation is a subset of A cross B. You can always say that relation is the subset of A cross B। मतलब जितने भी ordered pair हैं जरूरी नहीं है कि रिलेशन को शो करे, कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्ड पेयर ही रिलेशन को शो करेंगे और बाकी सारे के सारे ऑर्डर पेयर रिलेशन को शो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट?
जल्दी से बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम समझते हैं, बिकॉज अब आपने रिलेशन समझ लिया, सबसे पहले आपने ऑर्डर पेयर समझा, आपने रिलेशन समझा, अब हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। बिकॉज देखो कैसा है, फंक्शन को मैं जब पढ़ाऊंगा फिर ये चीज बताऊंगा, उससे बढ़िया मैं फंक्शन को भी साइमल्टेनियसली ये चीज आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। फंक्शन लिखिए, फंक्शन। किसी को आइडिया है क्या हो सकता है फंक्शन? हो तो फंक्शन क्या होता है, किसी को आइडिया है? एनीवन हैविंग आइडिया व्हाट इज फंक्शन? जल्दी से मुझे बताइए, किसी को आइडिया है कि फंक्शन होता क्या है? फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आज मैं तो इससे रिलेटेड आपको मैं बता देता हूँ। किसी को आइडिया है, ताकि ये साइमल्टेनियसली कोरिलेट हो जाए? एनीवन हैविंग आइडिया कि फंक्शन क्या होता होगा? नो आइडिया। देखिए पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, बिकॉज सेट रिलेशन फंक्शन एक साथ पूरा का पूरा टॉपिक है, तो एक बार हम फंक्शन समझ लेते हैं, फिर आज बेसिकली हम रिलेशन के क्वेश्चंस करेंगे और कल की क्लास में फंक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट आज जो है, जो एक साथ आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा रिलेशन और फंक्शन के बीच में, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। लिखिए फंक्शन क्या होता है, डिटेल में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी सिर्फ हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। लिखिए फंक्शन, इसमें लिखिए a relation from A to B, a relation from A to B, लिखिए a relation from A to B is called a function, is called a function, a relation from A to B is called a function, ठीक है। from A to B, from A to B, A से B के बीच में फंक्शन बोला जाएगा if, ये लिखिए कंडीशन if, पहला फॉर एवरी ए, फॉर, इसे लिखा रहा हूं लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सेट ए, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सच दैट, such that a b, ठीक है ना, belongs to a function, ठीक है। इसको लिखिए। दूसरी चीज, ठीक है, अब बस इसको पेशेंस के साथ समझेंगे, ठीक है ना। दूसरा चीज लिखिए, ए बी बिलोंग्स टू अ फंक्शन, ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन एंड इसकी जरूरत वैसे, ठीक है इतना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं बाद में भी समझाऊंगा तो आपको चल जाएगा, फिलहाल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं, ठीक है ना, जल्दीबाजी नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, पहले समझने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयर एग्जिस्ट बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। एंड इसमें ये भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, element of A, there should be पेशेंस के साथ समझेंगे, ठीक है। there should be unique image present in B, ठीक है। इन दोनों का मतलब सेम ही है, तो मैं आपको यही समझाता हूँ
ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है। अब ध्यान से सुनिए, वो ये सब सारी की सारी चीजें बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया जाए, ताकि आपको when relation of A and B है क्रॉस B, शायद नहीं, अब देखो इधर क्या है, ध्यान से देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जाए, ठीक है ना। तो आप लोग, इसलिए मैं थोड़ा, हो सकता है मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊं, ताकि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक क्लास रहेगी, ठीक है। एक बार आपको समझ में आएगा तो फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये मान लेते हैं सेट ए है, बट ये समझना बहुत जरूरी है, ये ए है और ये बी है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। मान लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पिछला स्लाइड कर लेते हैं। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी यूनिक इमेज प्रेजेंट इन बी, यहीं पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 और यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं 1 का, जैसे मैंने ये लाइन डायग्राम बनाया, ठीक है ना, या रे डायग्राम जो भी बोल सकते हो। ये 1 का बी के साथ रिलेशन है, मान लेते हैं 2 का ए के साथ रिलेशन है, और मान लेते हैं 3 का सी के साथ रिलेशन है। आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में ऐसे दे देगा डायग्राम और बोलेगा कि फंक्शन है कि नहीं। अब देखिए मैंने क्या डेफिनेशन बताया, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का हर एक एलिमेंट, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। अगर एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरीके से, इफ एफ डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ठीक है ना। एफ एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन होगा, हम बात करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी एक एफ फंक्शन, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई फंक्शन है ए से बी डिफाइंड है, तो मान लेते हैं कि 1 का रिलेशन बी से है, वह ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है ना। तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए देयर शुड बी यूनिक इमेज प्रेजेंट इन बी। आप इसको बोलोगे कि इसके ऑर्डर्ड पेयर क्या बन रहे हैं यार, ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, और ये बन रहा है 3 कॉमा डी, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। अच्छा, इस ऑर्डर्ड पेयर को हम ऐसे भी बोलते हैं कि 1 का इमेज क्या है बी, 2 का इमेज क्या है ए, एंड 3 का इमेज क्या है डी, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब लैंग्वेज यूज होता है, ठीक है ना। 1 का इमेज क्या है बी, 2 का इमेज क्या है ए, एंड 3 का इमेज क्या है डी, ठीक है। इसको उल्टे ऑर्डर में भी बोल सकते हैं कि बी का प्री इमेज क्या है 1, सी का प्री इमेज क्या है 3, एंड ए का प्री इमेज क्या है 2। ये सब आगे आपको टर्म्स देखने को मिलेंगे, अपन यहीं पे सीख लेते हैं। 1 का इमेज क्या है बी, 2 का इमेज क्या है ए, और अगर ए का इमेज, अगर ए का प्री इमेज पूछे तो क्या बोलोगे 2। यहाँ तक थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा बताइए मुझे, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है। सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो समझते चलिए, थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम देंगे, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला है, अब ए के कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, हर का इमेज बन रहा है, एवरी इमेज इज देयर, हाँ जी है। तो ये क्या ये रिलेशन है, हाँ जी बिल्कुल, कोई ना कोई रिलेशन होगा, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन, ठीक है। सॉरी, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, अभी मैं आपको बताऊंगा दैट एवरी रिलेशन इज मे बी और मे नॉट बी अ फंक्शन, ठीक है। उसके ऊपर बात करेंगे अभी, बट फिलहाल अभी हम ये देख लेते हैं कि फंक्शन है कि नहीं। अब ये देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आप बताइएगा फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ आपको नहीं समझ में आए, इसमें समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे लिखा ए और बी। बताइएगा इस लाइन डायग्राम के थ्रू, ठीक है, बताइए ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्या, टेल मी दिस इज अ फंक्शन और नॉट, जल्दी बताएं, इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये पहला, दूसरा, ये ए है और ये बी है, ठीक है। सोचो, सोचो जल्दी से, सही सही सोचो,
ठीक है। बताओ, ये दो डायग्राम है, कौन सा फंक्शन है, ऐसे लिखना फर्स्ट और सेकंड एक ही मैसेज में, एफ और एन एफ, ऐसे रिप्लाई करो। ये आंसर नहीं है भाई, ऐसे रिप्लाई करना है, ये मैं जरूरी नहीं बोल रहा हूँ आंसर है, आप इस तरीके से रिप्लाई करो, एफ और एन एफ फंक्शन है कि नहीं है, जल्दी बताइए, एफ और एन एफ फंक्शन है कि नहीं है। रिप्लाई सबका आना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग धीरे धीरे आपकी, बिकॉज चीजें आपको धीरे जैसे समझ में आने लगेंगी टॉपिक इंटरेस्टिंग होता जाएगा। फर्स्ट एफ सेकंड एन एफ, सभी लोग का रिप्लाई आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, पहला है एन एफ, दूसरा है एफ कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। पहला फंक्शन होगा और दूसरा नॉट अ फंक्शन होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कैसे, मैंने क्या बोला है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 और 3, ए में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3, 1 का इमेज क्या है, ए, भाई 1 का इमेज क्या है, हाँ ठीक है, चलिए देखिए 1 का इमेज क्या है, ए, एंड 2 का इमेज क्या है, ए। आप बोलोगे सर यूनिक इमेज कहाँ हुआ, भैया 1 के यूनिक इमेज कहने का मतलब यह है कि 1 के दो इमेजेस नहीं होने चाहिए। 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज क्या है बताओ, 1 का इमेज ए है, 1 के क्या दो इमेज हैं क्या, 1 का कितने इमेज है, जल्दी से मेरा आंसर करो। और 2 का इमेज क्या है, ए। 1 का कितना इमेज है, आंसर करो भाई, जितने लोगों को डाउट है, 1 का कौन सा इमेज है, व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, व्हाट इज द इमेज ऑफ 1, ए। कितने इमेज हुए, एक ही है, एक हुए या दो हुए, एक ही हुआ ना, और ये तो 2 का इमेज है, और 3 का इमेज क्या है, बी। समझ में आ रहा है ना, इमेज और प्री इमेज। मैं बोलूंगा 1 का इमेज क्या है, ए, और ए का प्री इमेज क्या है, 1। मैं बोलूंगा 2 का इमेज है ए, और ए का प्री इमेज क्या है, 2। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का इमेज क्या है, ए, एक ही इमेज है, दो इमेज है, सिंगल इमेज है, सिंगल इमेज है। आपको एलिमेंट वाइज बात करनी है ना, तो एन का एक ही तो इमेज है, हाँ जी, 2 का भी एक ही इमेज है, और 3 का भी एक ही इमेज है, इसलिए फंक्शन होगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है। प्री इमेज की बात, प्री इमेज एक एलिमेंट्स के दो प्री इमेज हो सकते हैं, जैसे ए का प्री इमेज 1 है और ए का प्री इमेज 2, ऐसा हो सकता है। मैं इमेज की बात कर रहा हूँ इसकी, है ना। आप ये बोल सकते हो कि ए के दो प्री इमेज है, 1 एंड 2, दैट कैन बी पॉसिबल। ए के एक प्री इमेज है 1 और एक का एक प्री इमेज है 2, दैट कैन बी पॉसिबल, बट इमेज क्या होगा, हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। ये बात समझ में आ रही है, मैथमेटिकली समझ में आ रहा है। दूसरा देखो भाई, अगर मैं 1 के इमेज की बात करूं तो ए, और 1 के इमेज की बात करो इसमें बी, 1 के कितने इमेज हो गए, ए भी हो गया और बी भी हो गया भाई। 1 के कितने इमेज हो गए, जल्दी से मेरे को आंसर करो, 1 के कितने इमेज हो गए भैया, 1 का इमेज ए भी है और 1 का इमेज बी भी है, कितने इमेज हो गए, दो इमेज हो गए। फंक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। फंक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा बताओ, क्या ये दोनों रिलेशन है, क्या ये दोनों रिलेशन है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जल्दी बताइए मुझे, ध्यान सुनिएगा, अब टॉपिक धीरे धीरे समराइज होगा। क्या ये दोनों रिलेशन है, अगर कोई आपसे पूछे क्या ये दोनों रिलेशन है, हाँ सही जवाब क्या है, मे बी। सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही जवाब है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है, मतलब कि क्या, कि अच्छा, लेकिन ये सारे के सारे, क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर ए क्रॉस बी लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ए क्रॉस बी लिखोगे तो ए क्रॉस बी में सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ए क्रॉस बी लिखोगे तो उसमें सारे के सारे ऑर्डर पेयर आएंगे, इतनी बात श्योर है। उन ऑर्डर पेयर में से कुछ ऑर्डर पेयर रिलेशन को शो करेंगे, और कुछ रिलेशन, और कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे। सारे रिलेशन भी फंक्शन हो सकते हैं, बट कुछ रिलेशन फंक्शन होंगे।
ये बात कितने लोगों को समझ में आया? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे से उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस होंगे और उन कुछ रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस फंक्शन होंगे। कितने लोगों को समझ में आया? जल्दी बताइए मुझे फास्ट। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी के बीच में कुछ ना, मान लेते हैं मैं बोलूं कि ए और बी के बीच में, इसको ऐसे लिखेंगे ए और बी, इसके बीच में एक मैंने रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या डिफाइन किया कि पहला नंबर होगा, पहला लेटर नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, अल्फाबेट होगा। दूसरा क्या होगा, अल्फाबेट होगा। तो ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। ए और बी के बीच में मैंने डिफाइन किया कि ए सेट, ए में जो एलिमेंट होगा वो नंबर होगा एक, और बी में क्या होगा, अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट होगा। तो ये सारा का सारा ये रिलेशन है कि नहीं, पहले मुझे बताओ, क्या ये दोनों रिलेशन है? हाँ जी, उस अगर मैंने रिलेशन ऐसा डिफाइन किया है तो दोनों रिलेशन है। क्या ये दोनों फंक्शन है? नहीं, बिल्कुल फंक्शन नहीं है। ये वाला जो दूसरा वाला है ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है, रिलेशन है फंक्शन नहीं है। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन होगा, ध्यान से सुनिए, अब मैं ये बोल सकता हूँ जी, ध्यान से सुनिएगा, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रिलेशन होगा ये होगा सबसेट किसका, सॉरी जो फंक्शन होगा ना, ऐसा लिखेंगे ना इसको, जो फंक्शन होगा, ठीक है ना, ये से आपको देख ये यूज करता है इस तरीके से, तो आप सोचते हो कैसे आया, तो थोड़ा इसके लिए मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। ये जो फंक्शन होगा, कोई भी एफ फंक्शन होगा ए से लेकर के बी तक, मान लेते हैं ये डिफाइन करते हैं ए से लेकर के बी तक, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ये आपका क्या हो सकता है, सबसेट हो सकता है किसका, आर का, एंड आर कैन बी द प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एक लाइन में अगर हम ऐसे समझें, ये सभी को समझ में आया? ठीक है, ये सभी को समझ में आ रहा है? जल्दी से मुझे अब अंडरस्टूड करके रिप्लाई करो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग में ये चैप्टर ही ऐसा है कि डायरेक्टली अगर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना तो कुछ पता नहीं चलेगा और उसके बाद लगेगा क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके लिए मुझे बैकग्राउंड समझाना था आपको, ठीक है, कि रिलेशन क्या होता है ये तो समझ में आया भाई, फंक्शन क्या होता है ये तो समझ में आया। फंक्शन को थोड़ा सा ग्राफिकली भी देखते हैं, ठीक है, वो भी जरूरी है। फंक्शन को थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे अभी, और जो इमेज प्री इमेज की बात की थोड़ा उसको और एलाबोरेट करते हैं, और फिर हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। इज इट क्लियर? बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़िएगा, ठीक है ना। पेशेंस के साथ इसलिए बिकॉज हो सकता है कि आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास में आपको लगा यार अभी तो एक भी क्वेश्चन हुए भी नहीं है, ठीक है, सर तो सिर्फ थ्योरी थ्योरी बताया जा रहे हैं। तो कैसा है, जो चीज मुझे लगेगा कि पहले आपको थ्योरी बताना है क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका पहले बेसिक्स तैयार किया जाए, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। ये मान लेते हैं सेट ए है, ये मान लेते हैं सेट बी है। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी, ठीक है। ये है 2 का इमेज ये है, एंड 3 का इमेज सी है, ठीक है। बताइए जी ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, टेल मी दिस इज फंक्शन और नॉट, रिप्लाई करिए फटाफट, वेदर इट इज अ फंक्शन। मैं आज आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें भी अभी क्लियर करता हूँ, ये भी चीजें अभी क्लियर करता हूँ। फंक्शन है कि नहीं है भाई, जल्दी बताइए। फंक्शन है तो एफ लिखो, यस नो समझ में नहीं आ रहा है किसका रिप्लाई कर रहे हो आप। फंक्शन है तो एफ लिखो, नहीं तो एन एफ लिखो, एफ और एन एफ में रिप्लाई करो, एफ एंड एन एफ, रिप्लाई इन एफ एंड एन एफ, ठीक है, जल्दी रिप्लाई करें भाई। इट्स अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन। तुम जवाब दो सिर्फ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो मैं करूंगा, ठीक है। एफ और एन एफ नॉट अ फंक्शन। भाई जो फंक्शन बोल रहे हैं ना उन्होंने डेफिनेशन पढ़ा नहीं है ना। एवरी एलिमेंट
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज द प्री इमेज। 1 का, मैं इसको ऑर्डर पेयर लिखो, 1 का इमेज क्या हो गया ए, 2 का इमेज क्या हो गया ए, बढ़िया बात है। 3 का इमेज क्या हो गया डी, 3 का तो इमेज आ गया, चौथे का इमेज, अरे इसके साथ तो नाइंसाफी हो गई, इसका इमेज ही नहीं है। No image of 4 is present in the set B. That means not a function. Not a function. ये फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी फंक्शन नहीं है। इसमें किसी को कोई डाउट है? आप लोगों ने डेफिनेशन सही से नहीं पढ़ा। एवरी लिखा हुआ है, एलिमेंट ऑफ सेट ए नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव द इमेज इन सेट बी, लेकिन यहाँ पे 4 का कोई भी इमेज प्रेजेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? बेसिकली आज की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है सेट रिलेशन फंक्शंस की, बिकॉज ये स्टार्टिंग में समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चंस तो क्या है, आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, पहले में मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है कि आप समझ लें अच्छे से, उसके बाद तो क्वेश्चन होना ही होना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जब हम लोग करेंगे थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया भैया, नॉट अ फंक्शन है। ठीक है, पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि भाई फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? चलिए ये वाला बताइएगा। अब मैं आपको डोमेन और रेंज भी बताता हूँ इस क्वेश्चन के बाद, आपको साइमल्टेनियसली सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी, और फिर मैं आऊंगा क्वेश्चंस कराऊंगा आपके रिलेशन के ऊपर। देखिए ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं सेट ए है और ये सेट बी है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा ए बी सी डी। ठीक है, बताओ फंक्शन है कि नहीं? बताओ फंक्शन है कि नहीं? इट्स अ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? एफ एन एफ, एफ एन एफ में रिप्लाई करें। अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल फंक्शन है भैया सभी का। पहले का इमेज भी है, दूसरे का इमेज भी है, तीसरे का इमेज भी है, चौथे का इमेज भी क्या है, ये है। हमें सेट बी नहीं देखना, सेट बी को देख के कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सेट बी को देख के कंफ्यूज मत होना। अब ध्यान से सुनिए, अब इसका थोड़ा ग्राफिकल समझ लेते हैं कि भाई फंक्शन को ग्राफिकली कैसे समझते हैं। ठीक है ना, फंक्शन को ग्राफिकली हम लोग कैसे समझेंगे वो देख लेते हैं एक बार। how you can understood the how you can understand the function as a graphical function, graphically सॉरी। अब जैसे एक होता है, मैं आपको ऐसा ग्राफ देता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको कई बार क्या है ना कि ऐसा ग्राफ के टर्म्स में बोलेगा कि बताओ फंक्शन है कि नहीं। इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है ना, मैंने आपको कोई भी ऐसा ग्राफ दिया, ठीक है, मान लेते मैंने ऐसा ग्राफ दिया, ऐसा ग्राफ दिया। ये ग्राफ जो है फंक्शन है कि नहीं? देखो बेसिकली क्या होता है, ध्यान से सुनो। बेसिकली फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन को डिनोट करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना। एक थोड़ा सा आपको और जनरल बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक फंक्शन होगा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये एक फंक्शन होगा। डिपेंड करता है, मतलब आप फंक्शन बेसिकली क्या है कि एक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। कैसे बोलोगे, एक और भी आपको थोड़ा सा जनरल बता देता हूँ। x प्लस 2 है, आपने x में इनपुट पुट किया 1, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। ठीक है ना, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। मतलब ये इनपुट आउटपुट सिस्टम है। फंक्शन कैसा है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ठीक है ना, फंक्शंस जैसे आप बोलते हो ना, कैलकुलेटर में अलग अलग तरीके के क्या बोलते हो, फंक्शंस होते हैं, है ना। क्या क्या फंक्शन होता है भाई, मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होता है, एडिशन का फंक्शन होता है, तो ये फंक्शंस हैं। फंक्शंस हैं मतलब इनके बीच में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इनपुट आएगा और आउटपुट देगा आपको। ये इनपुट आउटपुट सिस्टम को क्या बोलते हैं, फंक्शन, जो कि रफ एक डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन अब मैथमेटिकली मैं बात करूं तो बताओ भैया ये फंक्शन जो है ये फंक्शन होगा कि नहीं। सिर्फ आपको मैं ग्राफ से बता रहा हूँ, ग्राफ को देख के कैसे पता करेंगे कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा।
कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? एनीवन? थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट करके क्लास को पढ़ा हुआ तो आप जल्दी बता दोगे कि ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। फंक्शन होगा? साहिल माने नॉट अ फंक्शन। अच्छा जी, क्या रीजन है भाई, क्यों फंक्शन नहीं होगा? ऐसा शुभ विचार कैसे आया आपके मस्तिष्क में? देखिए, अगर आप इस एनालॉजी को समझें, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, अगर आप इस एनालॉजी को समझें, ये ए है और ये बी है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी सी, तो पहली बात मान लेते हैं कि अगर मैंने ये लिखा, पहले ये बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा भाई, जल्दी बताओ। नहीं होगा। ये तो बात क्लियर है ना, वन के दो इमेज आ जा रहे हैं, वन का एक इमेज ए है और वन का एक इमेज बी है। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें क्या है यार, वन को कांस्टेंट रखा गया है, इनपुट को क्या रखा गया है, कांस्टेंट, और वन के करस्पॉन्डिंग दो इमेज आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इनपुट एक्स को कांस्टेंट रखना है तो मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, ये जो इमेज होगा ये कुछ x इज इक्वल्स टू समथिंग, जैसे मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बनाओ, तो क्या करोगे, यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, x इज इक्वल्स टू 2 का ग्राफ बना दोगे। पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में? ये 9th स्टैंडर्ड की चीज है। किसकी चीज है? 9th स्टैंडर्ड की। तो ये चीज है कि इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है उसमें आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह पे कट करे, तो ये मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू कोई वैल्यू होगी, x इज इक्वल्स टू a होगा, और उस a के करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मान लेते हैं ये वैल्यू मिला b और ये वाली वैल्यू मिली आपको c। तो आप इसको ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखोगे, a पे आपको कौन सी वैल्यू मिली है b, और a पे ही आपको कौन सी वैल्यू मिली है c। तो बताओ फंक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर आप इसको अगर इसमें दिखाना चाहोगे, ये a होगा और यहाँ से b और c होगा, ये बी और सी होगा, तो इसको कैसे दिखाओगे? एक के दो इमेजेस आ रहे हैं, एक आ रहा है बी और एक आ रहा है सी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि इट्स नॉट अ फंक्शन। नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। कितने लोगों को बात समझ में आई भाई? अंडरस्टूड करके एक बार रिप्लाई करिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट कितने लोगों को समझ में आया? बस आपको क्या करना है, अगर ग्राफ दिया जाए तो उससे चेक करना है कि फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मेरा आंसर सही था। हाँ जी, यस यस, आपका आंसर सही था। समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ फंक्शन। इतनी सी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, फंक्शन नॉट अ फंक्शन अभी तो यही चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन बताएंगे मेरे को? बताइए जी, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? सर्कल, ये क्वेश्चन ऑफ सर्कल है, ये सर्कल है, ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? इट विल बी अ फंक्शन और नॉट? जल्दी बताएं। इट विल बी अ फंक्शन और नॉट? रिप्लाई नहीं आ रहा है आप लोग का। टेल मी दिस इज अ फंक्शन और नॉट? सभी का रिप्लाई आ रहा है फंक्शन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग रिप्लाई करो।
सबका आंसर है फंक्शन। वर्टिकल लाइन बनाया आपने? हैव यू ड्रॉन द वर्टिकल लाइन? हैव यू ड्रॉन द वर्टिकल लाइन? एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, देखो आपके सामने बनाते हैं। ये वर्टिकल लाइन बना दी मैंने। इस वर्टिकल लाइन ने कर्व को कितनी बार कट किया है? इस वर्टिकल लाइन ने इस कर्व को कितनी बार कट किया है? 2 बार कट किया है ना। तो 2 बार कट किया तो नॉट अ फंक्शन। इसमें दिमाग क्या लगा रहे हो? मान लेते कोई पर्टिकुलर वैल्यू है x इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू मिली b और यहाँ पे वैल्यू मिली c, तो a कॉमा b और a कॉमा c आएगा। इट्स फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? नॉट अ फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लेकिन आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर अगर फंक्शन नहीं है तो सर्कल को तो हम बहुत पढ़ते हैं। बेटा वो पढ़ते हो, लेकिन फंक्शन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन नहीं है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो, कैसा ग्राफ बनेगा भाई? जल्दी से बताओ मेरे को। पैराबोला में पढ़ा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्सिस किसके लॉन्ग होगा? x के लॉन्ग होगा या y के लॉन्ग होगा? ऐसा ग्राफ बनेगा, y के लॉन्ग होगा। बताओ ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा? टेल मी वेदर दिस विल बी अ फंक्शन और नॉट। दिस विल बी अ फंक्शन और नॉट? f और nf फंक्शन होगा। अभी कहीं से भी वर्टिकल लाइन बनाओ, एक ही जगह पे कट करेगा। कहीं से भी बनाओ, कहीं से भी वर्टिकल लाइन बना रहे हो, कितनी जगह कट कर रहा है? एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा भाई, ये फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? फंक्शन का डेफिनेशन। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मैं ये वाला बनाता हूँ, ये बताना किसका इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का? ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है? किसका इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का है। अथर पवार का डाउट है कि सर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, बताता हूँ उसका आंसर क्या होगा। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस से क्यों नहीं हो सकती, अभी आपको बताया जाएगा। पहले इसका जवाब दीजिए, फंक्शन होगा कि नहीं होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। तो भाई इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रही है, 2 कटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। इट्स नॉट अ फंक्शन। तो आप देख रहे हो कि जो पैराबोला है, पैराबोला को भी आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे। कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा, यू कैन नॉट जनरलाइज इट, यू कैन नॉट जनरलाइज इट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए हमारा जो सिस्टम है, जो फंक्शन को अथर पवार ने बोला कि सर हम जो वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, हम जो वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं सर, वो वाई एक्सिस से ही जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही क्यों बना रहे हैं? कांट बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो सेट डिफाइन जो होता है, आपका जो डिफाइन होता है, जो सेट हम लोग डिफाइन करते हैं ए से बी में डिफाइन करते हैं। किसमें डिफाइन करते हैं जी? ए से बी में डिफाइन करते हैं। कोई भी फंक्शन में जो डिफाइन करते हैं ना, वो ए से बी में डिफाइन करते हैं। और जो ए से बी में डिफाइन करते हैं, तो इसको बोलते हैं डोमेन। ये भी समझ लीजिए, समझाना ही था मुझे। और इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन भी करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। बहुत देर से थ्योरी पढ़ रहे हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट के बाद में थोड़ा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। इसको बोलते हैं डोमेन और इसको बोलते हैं कोडोमेन। एनीवन गेटिंग बोर्ड? कोई बोर्ड फील कर रहा है? एनीवन? एनीवन प्लीज? अच्छा ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कराऊंगा, नहीं तो तुम लोग फिर एकदम तुम लोग का लेवल पहुंच जाएगा खाली थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। चलिए चलिए देखिए, ध्यान दीजिए।
है ना, बट इसमें थोड़ा सा थ्योरी स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट है ना, वैसे इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है, आपको लगना चाहिए इंटरेस्टिंग अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो ये हो गया आपके पास डोमेन और ये हो गया आपके पास कोडोमेन। अब क्या होता है कि जो जो डोमेन होता है ये हमारे पास एक्स, इसमें जो हम लोग जो नॉर्मल जो नोटेशन है, जो नॉर्मल जो ट्रेंड है, ठीक है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्स, ये डोमेन में हम लोग एक्स वाली वैल्यू रखते हैं और इसमें क्या रखते हैं, वाई वाली वैल्यू रखते हैं। मतलब इसमें एक्स वाले पॉइंट्स होते हैं और इसमें वाई वाले पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर फंक्शन ए से बी डिफाइंड होगा तो, ठीक है, अगर फंक्शन जैसे ये वाला जो फंक्शन है, मैंने लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का। अब ध्यान से सुनिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा हुआ। मैंने बोला कि यार वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, है ना, तो ये आप इसमें बोल रहे हो कि जब y और x में जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसके बीच में, y और x के बीच में है। ये रिलेशन किसके बीच में, y और x के बीच में है। तो नॉर्मली हमारा ट्रेंड क्या होता है कि हम a लिखते हैं और यहाँ पे b लिखते हैं। तो a में हम यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट होगी और इसमें y की वैल्यू आएगी। b में आउटपुट आएगा, b में क्या आएगा, आउटपुट आएगा, और इसमें इनपुट आएगा। इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। ध्यान से समझिएगा, इसको बोलते हैं इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट में आप अलग अलग वैल्यूज रखोगे तो आपको आउटपुट की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो जो इनपुट हम लोग जो रखते हैं ना, वो ए सेट में रखेंगे। तो अगर इसीलिए अगर इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की वैल्यू में सिंपली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना, x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का अगर इसी में आप ये चेंज कर दो, जैसे ये भी हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन a से b में अगर कोई फंक्शन है, तो ये भी हो सकता है कि वो फंक्शन b से a में ना हो, ये भी हो सकता है। जैसे ये वाला जो है फंक्शन, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ये फंक्शन है, लेकिन ये वाला फंक्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ये बात समझ में आ रही है, सॉरी दोनों एक एक यार, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। अरे भाई बात समझ में आ रही है। तो अगर आप a से b में कोई फंक्शन है, तो जरूरी नहीं है कि वो b से a में फंक्शन होगा। तो हम a में हमेशा x एक्सिस को रखते हैं, इसलिए जो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम देखते हैं कि x की अलग अलग वैल्यूज पे, x की सेम वैल्यूज पे कोई हमें दो इमेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये होता है आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। आगे मैं आपको डिटेल में फंक्शन में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी मैं आपको डोमेन कोडोमेन रेंज बताऊंगा तो आज पूरा का पूरा जो है आपका थ्योरी में चला जाएगा टाइम, ठीक है। तो अब हम करते हैं थोड़े क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। प्लीज रिप्लाई अगर आपको समझ में आया तो, ठीक है। समझ में आया अभी तक। अब हम थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। अब आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो चुके हो क्वेश्चंस के लिए, आप लोग फुल्ली प्रिपेयर हो चुके हो क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। चलिए जी, अब हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, उसमें आप लोग बताएंगे मुझे फास्ट, और ऐसे छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा, छोटे मोटे क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। फाइंड, बिकॉज इसमें बड़े क्वेश्चंस नहीं है, रिलेशन में तो नहीं है एटलीस्ट, एक्स एंड वाई। एनसीईआरटी में सेपरेट चैप्टर है या डिफरेंट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन सेपरेट है या रिलेशन अलग है फंक्शन अलग है, जल्दी से मेरे को बताओ एक बार कमेंट करके। x प्लस 3 एंड 5 सेम है ना, ठीक है। मैं थोड़ा आरडी के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें थोड़े अलग अलग है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से जितने लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको आपको करा देता हूँ। इसमें x और y की वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो इसमें क्या होता है कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वालिटी ऑफ दो, अगर ऑर्डर पेयर, ये दो ऑर्डर पेयर दिख रही है, दो इक्वल होंगे। दो इक्वल होने का मतलब ये है कि पहला वाला वैल्यू पहले के बराबर और दूसरा वाला वैल्यू दूसरे के बराबर। तो जल्दी से मुझे x और y की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस y।
तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फास्ट। इक्वालिटी ऑफ सिस्टम सेट्स पे आता है। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या A क्रॉस B, टेल मी A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर है क्या? क्या ये स्टेटमेंट सही है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है या फॉल्स है? A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, इट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स होगा भाई। ठीक है ना, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अभी, सेट्स का यूज होने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है A की वैल्यू 1 2 3, B की वैल्यू दे रखी है आपके पास 3,4, C की वैल्यू समझो दे रखी है इन्होंने 1 3 5। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड पहला A क्रॉस B यूनियन C, दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। बताइए, निकालिए फटाफट और बताइए मुझे क्या होगा आंसर। जिसका भी हो जाएगा मुझे डन करके रिप्लाई करिएगा। अनव्यायी का आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया। बाकी लोग अनव्यायी गॉट द राइट आंसर। डन, साहिल माने का भी हो चुका है। डन कर लिया सबने। अब देखो A क्रॉस B यूनियन C निकालना है, तो सबसे पहले B यूनियन C निकालिए। यू कैन फाइंड B यूनियन C। ठीक है, B यूनियन C में क्या होगा कि ये सबका यूनियन हो जाएगा। एंड व्हाट इज द यूनियन? ये आ जाएगा 1, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। कंबाइन करके लिखना है भैया इनको, बस एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ये B यूनियन C आ गया और ये A है आपके पास 1 2 3 1 2 3। आपको मैंने बताया कैसे लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो A क्रॉस B यूनियन C क्या होगा? A क्रॉस B यूनियन C इसका इसके साथ, तो क्या क्या बनेगा? 1,1 का पेयर बनेगा, 1,3 का, 1,4 का एंड 1,5 का। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? प्लीज टेल, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे भाई। फिर ऐसे ही बनेगा 2,1 का पेयर इनके साथ बनेगा, और ये कहाँ तक जाएगा? 2,5 तक। ऐसे ही 3,1 का पेयर बनेगा और ये कहाँ तक जाएगा? 3,5 तक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबका? आई होप यही जवाब होगा। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी निकालो। बी और सी का इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन इनका 3 है ना? तो ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। ठीक है, और इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? 3 के साथ। बी इंटरसेक्शन क्या है? तो 1,3 बनेगा, 2,3 बनेगा और 3,3 बनेगा। ठीक है, सबका आया, ये आंसर आया होगा मेरे हिसाब से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन।
ठीक है, लिखिए इसमें A and B are two sets, A and B are two sets, A and B दो sets हैं, A and B are two sets such that, कुछ इस तरीके से है कि n of A equals to 5, n of A की वैल्यू कितनी है 5 है, n of B is equals to 2 है, n of B की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। if A B C D E, if A B C D E are the distinct and A comma 2 B comma 3 A comma 2 B comma 3 C comma 2 D comma 3 E comma 2 E comma 2 are in A cross B, are in A cross B, find A and B, find A and B, A and B, A और B निकालिए, करिए जी फटाफट, करिए फटाफट। डन, सिंपल सा क्वेश्चन है ना यार, यहीं से देख लो, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो A, 2 B C D E, अगर इसका डायग्राम ऐसे बनाओगे तो यहीं पे बन जाएगा, ये A बन जाएगा और यहाँ पे B बन जाएगा। ऐसा सेट कैसे बनेगा? यहाँ पे आपके पास A B C D E और यहाँ पे आपके पास 1 2 3, ठीक है। तो ये A का भाई कॉम्बिनेशन किसके साथ आया है? 2 के साथ आया है। B का कॉम्बिनेशन 3 के साथ आया है। C का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आया है एंड D का कॉम्बिनेशन 3 के साथ आया है एंड E का कॉम्बिनेशन 2 के साथ आया है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब A क्या होगा आपके पास A B C D E, A B C D E एंड आपके पास B क्या होने वाला है 1 2 3। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा सॉरी 1 नहीं है ना, 2 3 है। हाँ जी 1 नहीं है, 1 तो किसी के साथ नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखो 2 और 3 है ना सिर्फ, यस 2 और 3 रहेगा। बी की वैल्यू क्या रहेगी 2 और 3, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब आप इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है। रिलेशन में जो थोड़ा बहुत है वो मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ। सम यूजफुल रिजल्ट, ये तो आपने पढ़ा ही है, ये उसी के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फटाफट एक क्वेश्चन लिखें।
चलिए मैं वो डोमेन रेंज बताता हूँ, बिकॉज इसमें ज्यादा सवाल बनेंगे नहीं, ठीक है ना। एक बार मैं डोमेन रेंज बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। राइट डोमेन रेंज एंड देन विल डू द क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें ज्यादा जितने सवाल थोड़े बहुत बन रहे हैं वो बाकी जो सेट का रिपीटेड है, ठीक है ना, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। जो जो मैंने आपको बताया है ना, ए क्रॉस बी यूनियन सी, वो सब जो बताया ना, ये वाले जो थ्योरम्स थे, ए क्रॉस है, बी यूनियन सी है, ठीक है। एक काम कराता हूँ, मैं लिखा देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको, बस और कुछ लिख लो उसको, बस तो लिख लीजिए, और सेट्स वाला ही है, लिख लो इसको, उसी टाइप का है, लिख लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखो, इंपॉर्टेंट थ्योरम या रिजल्ट जो भी बोलना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। उसका प्रूफ ऐसे ही कर सकते हो, उसमें बस सबसेट लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं, सेम टाइप का होता है प्रूफ, आप लोग ट्राई कर सकते हो आराम से। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है ना। ये बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए जो क्रॉस होगा, क्या होना चाहिए भाई? ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर यूनियन आएगा, और ये इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताएं, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हमने पढ़ा है ना, बस इसकी जगह पे क्या होता था, इंटरसेक्शन होता था, तो ए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और यूनियन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस सी। इसी तरीके की बातें हैं, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, अगर इस तरीके से, बस वही चीज है, बस आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जो चीजें हमने यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड पढ़ा है, यहाँ पे इनका क्या है, पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? अब इसका क्या होगा भैया, ए क्रॉस बी हो जाएगा, और इंटरसेक्शन आ जाएगा ए क्रॉस सी के साथ, वही सेम चीज है, इसलिए मैं प्रूफ वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, उस समय हमने कर लिया था, ठीक है। थर्ड थ्योरम लिख लीजिए, ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, बताना क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी का, ठीक है। फोर्थ लिख दीजिए, बस नाम लिखा दे रहा हूँ, बाकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए आ रहा है, इसका मतलब क्या क्या बोल सकते हो, देन व्हाट यू कैन से अबाउट दिस, ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। पांचवा लिखिए, so, ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, मतलब ए इक्वल्स टू क्या है, बी है, और ए इक्वल्स टू बी है, देन आप बोल सकते हो कि दिस इज ए, और ए की वैल्यू बी है, मतलब ए इंटू ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, बेसिकली ए क्रॉस ए हो गया, है ना। इज इट क्लियर? या फिर इसको बोल सकते हो बी, बी क्रॉस बी भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब सेम ही चीज है, बाकी तो हाँ जी, ये वाला लिख लो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। आप लोग आज रिलेशन के ऊपर जितने क्वेश्चंस बनेंगे वो ट्राई कर लीजिएगा, और अभी हम लोग थोड़ा सा फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, बताना कैसे होगा, बताइए कैसे होगा। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, तो लिखिए इसको ए क्रॉस सी, ठीक है, इंटर ए क्रॉस सी, सॉरी ये क्या लिखा है मैंने, इसको लिखिए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। बेसिकली ये किसकी प्रॉपर्टी लग रही है, क्रॉस प्रोडक्ट की, बस दैट्स इट, ये ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी वही रिपीटेड प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और थोड़े मोड़े प्रॉपर्टी वो रिपीटेड है, आप देख सकते हो उनको खुद से, ठीक है। अब लिखिए थोड़ा फंक्शन, फंक्शन में मैंने आपको काफी कुछ पढ़ाया है इसमें, जो डोमेन रेंज की बात करा था मैं बता ही देता हूँ आपको। लिखो, हेडिंग पुट करो डोमेन एंड रेंज, हेडिंग पुट करिए डोमेन एंड रेंज, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ये तीन चीजें पढ़ेंगे अभी। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है,
और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। स्टडी दिस थ्री थिंग, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। किसी को पता है क्या होता है? किसी ने कुछ पहले पढ़ा है एडवांस में? एनीवन? देखिए 3 चीजें पढ़ते हैं अपन। ये मैंने सेट बनाया, अब ध्यान समझिए, थोड़ा सा इसको समझेंगे। ये ए हो गया, ये अब ये सारे समझने वाले टॉपिक है ना, रिलेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, बट फंक्शन में बहुत कुछ है समझने के लिए। बहुत ही आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, हर जगह आपका एक सवाल मिलेगा आपको, ठीक है। रिलेशन से सवाल आए ना आए, रिलेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये हो गया ए कॉमा बी, बेसिक चीजें समझ लीजिए सर, ठीक है। देखिए जो पहला वाला जो सेट होगा ना, ये इनपुट सेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इनपुट। और इसी को बोलते हैं डोमेन, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला सेट होता है ना, इसको बोलते हैं आउटपुट, और इसी को बोलते हैं कोडोमेन। इसी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। तो रेंज क्या होता है? रेंज समझते हैं, व्हाट इज रेंज? रिप्लाई करो यार। ये समझ में आया क्या दो चीज? ये समझ में आया सभी को? जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिए। अब मान लेते हैं अपने पास, बार बार मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाए। ये मान लेते हैं 1 2 3 है, ये मान लेते हैं आपके पास ए बी सी डी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई ए का इमेज मान लेते हैं 1 है, बी का इमेज मान लेते हैं सॉरी 2 का इमेज ए है, एंड 3 का इमेज मान लेते हैं बी है। तो बताइए इसके कोडोमेन कौन कौन से हैं? कोडोमेन, सबसे पहले सभी लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखें। इसका कोडोमेन कौन कौन सा है? आपको पता है ये वाला सेट कोडोमेन है, तो ये लिखेंगे ए बी सी डी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो बारिश काफी तेज शुरू हो गई है, तो मे बी आपको हो सकता है कि नेट फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आए, तो फटाफट देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो जब तक सब चीज चल रहा है तब तक अच्छा है, और अगर नेट फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम आता है तो उसमें जो अपने को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है। देखिएगा यहाँ पे भी हो रहा है, हाँ जी। अब ध्यान से सुनिए, ये हो गया कोडोमेन। अब रेंज क्या होगा बेटा? रेंज, व्हाट डू मीन बाय रेंज? रेंज क्या होगा कि जिस के देखो इस वाले सेट में ध्यान दीजिएगा, ये जो सी और डी एलिमेंट्स हैं, दिस एलिमेंट सी एंड डी, इनका कोई भी प्री इमेज नहीं है। सी का कोई प्री इमेज प्रेजेंट है इसमें? नहीं। डी का कोई प्री इमेज प्रेजेंट है? नहीं। तो रेंज में सिर्फ क्या आएगा? ए और बी। रेंज में सिर्फ क्या आएगा? ए और बी। क्लियर है सभी को? तो ये आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई? क्या आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई? इसमें आप ये बोल सकते हो कि रेंज is not equals to codomain. कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है। और ऐसे को बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, वैसे मैं टाइप ऑफ फंक्शन भी आपको बताऊंगा। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इनटू फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन, INTO, इनटू फंक्शन। यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है जी? जल्दी से बता दीजिए मुझे, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब ध्यान से सुनिए आगे, ध्यान से सुनिएगा आगे। मान लेते ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है, ये मान लेते 1 2 3 है, 4 है, और यहाँ पे भी ए बी सी डी है, ठीक है ना। 4 का ये इससे रिलेशन हो गया, ठीक है ना। 3 का रिलेशन सी के साथ हो गया, ये इसके साथ रिलेशन हो गया, और ये इसके साथ रिलेशन हो गया। अगर मैं डोमेन की बात करूंगा, व्हाट इज डोमेन? थोड़ा बेसिक है, समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है, 1 2 3 4, ठीक है। कल की क्लास में थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है ना। बी आपका, अगर मैं बात करूं रेंज की बात करूं, व्हाट इज रेंज?
रेंज बताइए क्या होगा आपके पास, ए बी सी डी। रेंज क्या होगा आपके पास, ए बी सी डी। व्हाट इज कोडोमेन, व्हाट इज कोडोमेन। कोडोमेन भी आपका क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। और इस केस में क्या हो गया, कोडोमेन आपका किसके बराबर हो गया, कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज। और जो कोडोमेन रेंज के बराबर होता है तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, है ना। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, फंक्शंस के टाइप्स अभी बताऊंगा, उसमें आपको बताया पूछा जाएगा कि बताओ ये कौन सा फंक्शन है बेटा, इनटू फंक्शन है, ऑनटू फंक्शन है, क्या है। तो ये चीज आपको पता चलेगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को। एक बार मुझे क्लियर करके रिस्पॉन्स दीजिए अपना सभी लोग। अब हेडिंग पुट करिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग पुट करिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं, फंक्शन के दो टाइप होते हैं भाई, ठीक है ना। अगर एक तरीके से देखा जाए तो चार तरीके के बोल सकते हो, ठीक है ना। वन वन फंक्शन, ये फंक्शन होता है। सबसे पहला होता है वन वन फंक्शन, दूसरा होता है मैनी वन फंक्शन, ठीक है। दो ही चीजें समझिए अभी, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। इनटू ऑन टू तो मैंने आपको बता दिया कैटेगराइज करके, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, अरे बोलो। वन वन फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, अभी फिलहाल यही समझिए। और एक इनटू ऑन टू लिखना है तो चलो वो भी लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू फंक्शन और एक होता है ऑन टू फंक्शन। अब देखो क्या होता है कि भाई ये क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, उसको बस डायग्राम बनाएंगे, लिखना कुछ नहीं है। यहाँ पे बस लिखो वन वन फंक्शन, के नीचे ऐसे लिखेंगे ये वन वन फंक्शन है, ठीक है ना। नहीं तो अलग से लिखना है तो अलग से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से लिखना है तो अलग से लिख लो। तो ये सब एक साथ नोट्स रहेंगे तो आपको रिवीजन में आपको काम आएगा, ठीक है। ठीक है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन में क्या होगा, इसका इमेज ऐसे बनेगा 1 2 3 ABC। सिंपल तरीके से समझो, 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है और 3 का इमेज C है। मतलब क्या कि ये वन वन मतलब एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड है ना। ये कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो A का जो प्री इमेज होगा ना, ये सेट A है और ये सेट B है, तो सेट B में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे सेट A का प्री इमेज क्या है 1, तो सेट B में जो एलिमेंट्स हैं उसका एक ही प्री इमेज होना चाहिए, मतलब यूनिक प्री इमेज होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सभी को, नहीं तो सिंपल तरीके से एक से रिलेटेड है एक, ठीक है ना। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। ऐसा भी हो सकता है भाई, कुछ लोग सोच रहे हैं वन के सामने ए लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा भी रहेगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ से ए बी सी है, तो मान लेते हैं 1 C से रिलेटेड है, 2 A से रिलेटेड, और ये भी कैसा फंक्शन हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है सभी को, जल्दी से मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है। फटाफट 01 में रिप्लाई कर दो यार फास्ट, ठीक है। अब लिखिए सेकंड, सेकंड लिखिए मैनी वन फंक्शन। सेकंड क्या लिखेंगे, मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। सेकंड क्या लिखेंगे आप, मैनी वन फंक्शन। देखो मैनी वन फंक्शन अभी देखो ये इस तरीके से रहेगा। मान लेते हैं आपके पास ये A है और ये B है, ये 1 2 3 है, 4 मान लेते हैं और इसको लिख लेते हैं ABC, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 का इमेज A है, ठीक है, 2 का इमेज भी A है, 3 का इमेज भी A है और 4 का इमेज C है, ठीक है। बताओ ये वन वन है मैनी वन है। मैनी वन कहने का मतलब ये होगा कि जो सेट बी में जो एलिमेंट है उसके एक से ज्यादा प्री इमेज हो। तो ए का प्री इमेज कौन कौन है, 1B है, ए का प्री इमेज कौन है, 2B है, और ए का प्री इमेज क्या है, 3B है। मतलब ए के कितने प्री इमेज हैं,
देयर आर 3 प्री इमेजेस ऑफ ए, तो ये ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा? मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? वन वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ये बात समझ में आ रही है सभी को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मैनी वन फंक्शन क्या होता है, वन वन फंक्शन क्या होता है, ये समझ में आया सभी को? ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब मैनी वन वन इनटू, अगर मैं ऐसा बोलूं वन वन इनटू फंक्शन, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज अभी देखो क्वेश्चन में आएगा कि बताओ कौन सा फंक्शन वन वन इनटू है, कौन सा फंक्शन ऑन टू है, कौन सा फंक्शन मैनी वन ऑन टू है, ऐसा आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है ना, अभी डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैं वापस से रिवाइज भी करा दूंगा, बट आप अभी देख लीजिए। वन वन इनटू फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन मैंने क्या बोला, कोड डोमेन इज इक्वल टू होगा रेंज। अब देखो वन वन इनटू फंक्शन देख लेते हैं, ये है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, ये मान लेते हैं 1 2 3 है, बार बार वही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से लेते हैं ए बी सी लेते हैं। 1 का मान लेते हैं कि इमेज है बी, 2 का इमेज है ए एंड 3 का इमेज है सी। आप मुझे बताएं ये कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है क्या? चलिए थोड़ा सा अभी रिस्पॉन्स मोड में आइए फटाफट, क्या ये वन वन फंक्शन है? यस नो में बताइए, जल्दी बताएं, क्या ये वन वन फंक्शन है? हाँ जी। अच्छा, क्या ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है? मुझे बताएं, ये इनटू है, ऑन टू है? रिप्लाई करेंगे इनटू ऑन टू, ऐसे रिप्लाई करना, इनटू है, ऑन टू है। इसका रेंज देखो, व्हाट इज रेंज? रेंज इज व्हाट? एबीसी। कोडोमेन इज व्हाट? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन वो भी आपका एबीसी है। कोडोमेन इज आल्सो व्हाट? एबीसी। दैट मींस आप ये बोल सकते हो कि यार रेंज की वैल्यू कोडोमेन के बराबर है, मतलब फंक्शन कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है। मतलब क्या बोला जाएगा, वन वन ऑन टू फंक्शन है। ये फंक्शन कैसा है जी? इनटू क्यों लिख रहे हो यार, ऑन टू ना। इनटू में मैंने आपको क्या बताया था, कंफ्यूज मत हो यार। देखो पीछे का स्लाइड देखो, पीछे का स्लाइड देखो, ऑन टू फंक्शन कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ध्यान से देखो, स्लाइड देखो भाई, पहले लिखाया था कोडोमेन इज इक्वल टू क्या है, रेंज। कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। उसके पहले वाली स्लाइड देखो, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन कौन सा फंक्शन? इनटू फंक्शन। कंफ्यूज हो गया? हाँ, एक्चुअली एग्जाम में भी ऐसे ही कंफ्यूज होता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इनटू ऑन टू, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है, इनटू ऑन टू, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनटू ऑन टू। ठीक है, आपको एक तरीका बताऊं याद करने के लिए कि कभी कंफ्यूज नहीं हो। देखो बताता हूँ कि कभी भी आप अगर गलती से भूल गए तो याद रहना चाहिए आपको। देखो एक अभी मेरे दिमाग में आया एक ट्रिक, उससे आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे ओ है, अरे दिख रहा है, और यहाँ पे आई है, ये दोनों अलग अलग है ना, आई और ओ दोनों अलग अलग है। तो देखना कि अगर ये दोनों अलग अलग है मतलब कि नॉट इक्वल है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं, कहाँ गया यार, ये दोनों सेम है ना, तो बराबर है, याद रहेगा। बोलो जी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रिप्लाई नहीं कर रहे तुम लोग। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये चीज आपने देख ली कि भाई वन वन टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा आप लोगों ने, ऑन टू देखा, वन वन ऑन टू फंक्शन देखा। अब ये मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, बताइएगा मुझे कौन सा फंक्शन है ये। ए है, बी है, दिस इज 1 2 3, ठीक है, एंड दिस इज ए बी सी डी। मान लेते हैं कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ये है एंड ये है। ये बताना कौन सा फंक्शन होगा? ये वन वन है क्या? वन वन तो है ही,
कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है बिकॉज इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये 1 इनटू फंक्शन होगा। 1 कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कैसा फंक्शन होगा, 1 इनटू फंक्शन। ठीक है, अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये ए है और ये बी है, ये मान लेते हैं 1 2 3 है, दिस इज ए बी सी है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस आपको पता तब चलेगा जब आप भी आप क्वेश्चन करोगे। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मान लेते हैं 1 का इमेज बी है, 2 का इमेज भी बी है, ठीक है, और 3 का इमेज ए है। बताइए कौन सा फंक्शन है, ये 1 फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन है? जल्दी बताइए, ये 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है? प्लीज टेल मी दिस फंक्शन इज 1 और मैनी वन। रिप्लाई करो भाई, मैनी वन, ये हो गया मैनी वन। पहले वो लिख लेंगे मैनी वन इनटू ऑन टू, इनटू है ऑन टू है, अप्लाई करो भाई, इनटू है कि ऑन टू है, इनटू है कि ऑन टू है? थप्पड़ खा जाओगे, ऑन टू जो लिख रहा है, हु इज राइटिंग ऑन टू? ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है जी, इट्स इनटू, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इट्स इनटू। देखो इनटू याद तो करवाया, इसमें देखो ये से सी का कोई प्री इमेज नहीं है ना, सी का कोई प्री इमेज नहीं है जी, सी का कोई भी प्री इमेज नहीं है। ठीक है, इट्स इनटू फंक्शन। देखो ना, इसमें आपका अगर मैं कोडोमेन की बात करूं ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा ए बी, तो इट्स 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू इनटू इनटू। ठीक है, ऑन टू मैंने गलती से लिख दिया था, 1 1 इनटू फंक्शन है। ठीक है, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सब बेसिक बेसिक बातें इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वाला बताइए मेरे को नेक्स्ट। ठीक है, और अब हम, ये है ए और ये है बी, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, ये है इस तरीके से, ये है इस तरीके से, ये है आपका इस तरीके से, और ये है आपका इस तरीके से। बताइए, और ये है आपका इस तरीके से। बताओ कौन सा फंक्शन है ये, कौन सा फंक्शन है ये? जल्दी बताइए। कल्पना, मैनी वन इनटू, बहुत सही, शाबाश। सूरज, मैनी वन इनटू, 2 समझदार लोग मिल चुके हैं इस बैच में, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। रिप्लाई करो, बाकी लोग रिप्लाई नहीं करने हैं। नेहा, अरे भैया फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट अ फंक्शन। बिल्कुल सत्यम का सही रिप्लाई आया था। ठीक है, सत्यम आपका सबसे पहला सही रिप्लाई था। ठीक है, इट्स नॉट अ फंक्शन। भैया 1 के 2 इमेजेस आ गए ना, ए और सी, ऐसे ही 2 के 2 इमेजेस हैं, बी और डी, तो इट्स नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, 1 फंक्शन। सूरज, इट्स नॉट अ फंक्शन, नो फंक्शन। हाँ जी, कल्पना समझ में आ गया, 2 लोग फंस गए थे। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा, कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी तो फिर मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस।
एक क्वेश्चन फिर भी आप मुझसे कर जल्दी से बताइए मेरे को, एक क्वेश्चन करेंगे एटलीस्ट फिर भी, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ठीक है? इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर नहीं है ना तो आपको समस्या आने वाली है, इसलिए मैंने कोशिश की है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर की जाए। अगर आप लोगों ने पेशेंस के साथ पूरी क्लास अटेंड की है तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है? ए लिखिए, लेट ए, ये आपके पास -2 -1 0 1 2, ये है आपके पास। एफ एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू जेड। देखिए किस तरीके से लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू जेड, ठीक है? बी गिवन बाय एंड पूरा ही क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए है एंड एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए गिवन बाय is given be a function p a to z be given by ठीक है? fx equals to x square minus 2x minus 3, find पहला range of f, दूसरा प्री इमेज of 6 minus 3 and 5। चलिए निकालिए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। सपने में भी आने वाला है रितेश के। ओके, चलिए जी बताइए फटाफट, देखते हैं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। जल्दी करिए जी, फास्ट। रेंज डन, -3 -405। ओके, बाकी लोग निकालें। रेंज इसका हो चुका है भाई, ठीक है? निकालिए रेंज, फटाफट निकालिए, फास्ट रेंज निकालिए, फास्ट। सारे लोग प्रेजेंट हैं कि भाग गए? एक काम करो, अटेंडेंस दे दो अपना, गिव योर अटेंडेंस।
ठीक है, दे दिया भाई अटेंडेंस। चलिए ध्यान दीजिए, रेंज ऑफ एफ आपके पास फंक्शन कौन सा है, मैंने क्या बोला है कि फंक्शन देखिए भाई, जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान दीजिए। एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू जेड। इसका आप इस तरीके से रे डायग्राम बनाएंगे, ये ए हो गया, एरो डायग्राम जिसको बोलते हैं जी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है जी, ए से, सॉरी ये जेड है, क्या ये जेड है, ए से लेकर के जेड तक डिफाइंड है। ये जो फंक्शन है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ए से जेड तक डिफाइंड है, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन। और ये ए की वैल्यू है -2, -1, 0, 1 और 2। और ये आप अभी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये डोमेन है तो ये x की वैल्यूज है, और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ये y की वैल्यूज है, ठीक है ना। और y ही क्या होता है आपका, ये fx होता है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज आप x की वैल्यू पुट कर रहे हो तो ये आउटपुट आ रहा है, तो दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज y। और इसको fx बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, इसको fx बोल सकते हो। y इक्वल टू क्या है, fy। तो सिंपली है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई -2 पुट करो, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -3, तो क्या आ रहा है भैया 4, ये हो जाएगा +4, -2 का स्क्वायर 4 आया ना, एंड दिस इज +4 -3, क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5। फिर ऐसे ही आप रखोगे -1, तो -1 का स्क्वायर है ना, और ये हो जाएगा आपके पास 2 -3, तो ये हो जाएगा 1 + 2 -3, है ना। ये आएगा 0, तो एक वाली वैल्यू 0 आ रही है, एक वाली वैल्यू ये आ रही है। 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा। रिपोर्ट 0, तो यू विल गेट -3। रिपोर्ट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 -3, ठीक है। ये क्या आएगा आपके पास 1 -2 -3, 1 ही आएगा ना भाई, ठीक है। 1 -2 -3, तो 1 -5 आएगा, -4 आएगा। -3 पुट करो, नहीं बाकी 2 पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। और यहाँ पे -4 -3, ये भी आपका -3 आएगा। ये आपकी सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है, क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आप इस सेट ऑफ वैल्यूज में क्या बोल सकते हो, 0 आ रहा है आपके पास, ठीक है। और क्या आ रहा है आपके पास, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। ये सेट ऑफ वैल्यूज है। आई होप इतनी बात क्लियर है सभी को। -3 -4 0 5, -3 -4 0 5, दिस ऑल आर द सेट ऑफ वैल्यूज। बात समझ में आ रही है भाई सभी को। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि प्री इमेज कैसे निकालें। अब ध्यान से देखो, प्री इमेज ऑफ 6 -3 5। अभी ये तो मैंने इसमें इसमें तो और भी बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, देखिए समझिए, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो 6 -3 और 5 का निकालना है आपको। मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको, आई विल इरेज दिस, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई, इस ए सेट में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी आपको बोला है कि प्री इमेज ऑफ 6, मतलब इसमें आपका ये ए वाला सेट और ये z वाला सेट है। प्री इमेज ऑफ 6 मतलब ये 6 है। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू आएगी, है ना। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब आप जब x रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है। ऐसा बोल सकते हो क्या, जल्दी से मुझे बताओ, क्या आप ऐसा बोल सकते हो जब आप x रख रहे हो तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है। जल्दी से मेरे को रिप्लाई करो फास्ट, अरे बोलो। उल्टा सोचते ना, 6 के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब x की वैल्यू रखे होंगे तो 6 आया होगा। मतलब f ऑफ x की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ पे 6 रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x - 3। x की वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके, ये हो जाएगा आपके पास x² - 2x और ये -9 इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालो, -b 2 + -b² 2 का स्क्वायर 4 -4ac, ठीक है। -4ac मतलब प्लस हो जाएगा 36,
अपॉन 2a मतलब 2 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 36 और 4 40 मतलब क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 10 अपॉन 2 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस माइनस रूट अंडर 10। बताओ भैया ये x की वैल्यू है, क्या इसमें कोई वैल्यू मिल रही है आपको इससे करस्पॉन्डिंग? बताइए मुझे। आर यू गेटिंग? ये जो x होना चाहिए सेट a का बिलोंग करना चाहिए ना, क्या ये इस a में बिलोंग करेगा? जल्दी से मुझे बताएं, क्या इस सेट a में बिलोंग करेगा? जल्दी मुझे बताएं, yes or no, whether they will belong to set A or no? They will not belong to set A, और set A को belong नहीं करेगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हो 6 के करस्पॉन्डिंग कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई? नो प्री इमेज ऑफ 6 बिकॉज x जो होना चाहिए था ना इसमें लाई करना चाहिए था, इस सेट में लाई करना चाहिए था, जो कि नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया भाई? अंडरस्टूड करके एक बार रिप्लाई करो फास्ट, अंडरस्टूड करके रिप्लाई करिए फटाफट। नो सर क्या है भाई? अच्छा, उसका जवाब है कि नहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप किसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, बाकी इमेजेस के करस्पॉन्डिंग आप लोग निकालेंगे। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आपके फंक्शंस तो अभी चलने वाला टॉपिक है, रिलेशंस वगैरह के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा और अपन मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। अटेंडेंस आप लोगों ने दे दिया है। चलिए, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। चलो जी, बाय बाय। ठीक है, चलो, हरी बोल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए जी, thank you very much to all of you. I'm ending the meeting now.